हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज मैं इस लेक्चर में चर्चा करूँगा एक बेहद इम्पोर्टेंट विषय मीडिया लॉज, मीडिया कानून के बारे में। दोस्तों, यह विषय जो है जर्नलिज्म से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो विद्यार्थी यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में यूनिट 6 में मीडिया लॉज एंड एथिक्स विषय दिया गया है। आप इस लेक्चर के माध्यम से बहुत आसानी से अपने तमाम कंसेप्ट, मीडिया लॉज से संबंधित अपने तमाम कंसेप्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट 1799 से। फर्स्ट प्रेस रेगुलेशन एक्ट 1799, जिसे प्रथम सेंसरशिप कानून अधिनियम भी कहा जाता है, लॉर्ड वेल्जली ने भारत में आते ही 13 मई 1799 को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए कुछ विशेष नियम तय कर दिए। और वो विशेष नियम थे कि प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक के लिए, जो प्रिंटर है, उसके लिए पत्र के अंत में अपना नाम प्रकाशित करना कंपलसरी होगा। प्रत्येक समाचार पत्र के एडिटर और जो ओनर हैं को अपना नाम सरकार को लिखित रूप में देना होगा। और प्रत्येक समाचार पत्र की सामग्री का सर्वेक्षण किसी सरकारी ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया, जिसमें देश से निष्कासित किया जा सकता था। कुछ विशेष घटनाओं या विषयों के संबंध में समाचार नहीं प्रकाशित किए जा सकते थे, ऐसी नियमावली भी उस दौरान बनाई गई। इस प्रकार लॉर्ड वेल्जली के समय में सबसे पहले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट वन इज़ लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड एडम्स ने 1823 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर बेहद कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए लागू किया। बेसिकली इसका मकसद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर्स पर लगाम कसना था, स्पेशली जिनके ओनर भारतीय हों। इस एक्ट के तहत प्रकाशक को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था और जो भी सरकारी विरोधी गतिविधियां प्रकाशित करे उन पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया। साथ ही सरकार को ऐसे प्रकाशकों को लाइसेंस रद्द करने की भी पूरी अथॉरिटी दी गई। इस एक्ट के कारण राजा राम मोहन राय को अपना अखबार मिरातुल अखबार जो है वो बंद करना पड़ा। इसके बाद प्रेस एक्ट ऑफ 1835, जिसे मैडकॉफ एक्ट भी कहा जाता है, ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने 1823 के एक्ट के नियमों को रद्द कर दिया और इस प्रयास के कारण ही मैडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। 1835 के इस प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी। वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह रही कि इस अवधि में देश में न्यूज़पेपर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह एक तरह से भारतीय समाचार पत्रों के लिए गोल्डन एज का टाइम रहा। नेक्स्ट वन इज गैगिंग एक्ट 1857। 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन सिचुएशन से निपटने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने गैगिंग एक्ट लागू किया। इस एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। साथ ही इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी समाचार पत्र का लाइसेंस रद्द कर सकती है तथा किसी समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल या अन्य किसी भी प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों, यह इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया कानून था, इसलिए इसकी अवधि 1 साल ही रही। नेक्स्ट वन इज प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, नियत समय पर निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं की सिचुएशन का मूल्यांकन समय समय पर करते रहने के उद्देश्य से प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 लागू किया गया। यह एक्ट भारत का प्राचीनतम जीवित कानून है, जिसमें समय समय पर संशोधन कर इसे अधिक प्रभावी और सामयिक बनाया गया है। जीवित कानून का मतलब कि आज भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती रही है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकाशित पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और जहाँ से वह पत्र छपता है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए।
जिला, प्रेसिडेंसी और डिविजनल मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त होने पर ही जो पब्लिशर है, प्रिंटर है, वो समाचार पत्र छाप सकता है। पत्र के मालिक और संपादक का नाम पत्र के प्रत्येक अंक पर अंकित होना चाहिए। मुद्रक और प्रकाशक को पत्र की भाषा और काल की जानकारी देते हुए पत्र के मालिक का लिखित अधिकार पत्र घोषणा पत्र के साथ अटैच कर उस पर जिला, प्रेसिडेंसी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। पत्र के नाम, भाषा, काल, संपादक और प्रकाशक आदि में होने वाले परिवर्तन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देकर एक नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक है। घोषणा पत्र उस सिचुएशन में बेकार या अमान्य हो जाएगा यदि 3 महीने की अवधि में दैनिक, साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र अपनी नियमित संख्या के आधे से भी कम में प्रकाशित होने लगे। साथ ही इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि देश भर में किसी भी भाषा में एक ही नाम के 2 समाचार पत्र नहीं हो सकते तथा किसी राज्य में एक नाम के 2 समाचार पत्र नहीं हो सकते, भले ही वे अलग अलग भाषाओं में ही क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में व अलग अलग भाषाओं में एक ही नाम का समाचार पत्र हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड लिंटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कंट्रोल करने के लिए 1 मार्च 1878 को विशेष अधिनियम पारित किया जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक्ट समाचार पत्रों के प्रति एडम की नीति की पुनरावृत्ति थी। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को उन समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण एवं दंडित करने का अधिकार प्राप्त हो गया जो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजद्रोह एवं भड़काने वाले आर्टिकल लिखा करते थे। इस कानून के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रकाशकों, संपादकों और मुद्रकों से यह मांग कर सकते थे कि वे एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर यह आश्वासन दें कि वे ऐसा समाचार प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के प्रति जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो। यदि कोई प्रकाशक, मुद्रक या एडिटर इस एग्रीमेंट को तोड़ेगा तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार वही अपराध करने पर उसके प्रेस को जब्त कर लेने में सरकार स्वतंत्र होगी। इस प्रकार की कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारतीय पत्रकार और शिक्षित वर्गों ने विरोध किया। बंगाल में इस अधिनियम को कठोरता से लागू किया गया। यह अधिनियम केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिए ही था, अंग्रेजी पत्रों के लिए नहीं। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा भी दी गई। इसका सबसे घृणित पक्ष यही था कि इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य जबरदस्त भेदभाव किया गया। इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई, जो कि पहले बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट वन इज इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। इसके अंतर्गत सरकार को किसी भी तार को भेजने या बीच में रोकने का अधिकार मिल गया। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एग्रीगेटेड संवाददाताओं, पत्रकारों द्वारा भेजे गए प्रेस तारों को इस कानून के अधीन प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता था। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 20 के अंतर्गत अभद्र या अश्लील सामग्री को डाक से भेजना वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार ऐसी डाक को जिस पर या जिसके लिफाफे पर अभद्र, अश्लील और राजद्रोहात्मक, निंदात्मक और धमकाने वाली और अत्यंत उत्तेजक शब्दों का या चित्रों का डिज़ाइन हो, भेजना भी अवैध कर दिया गया। ऐसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, पैटर्न, नमूना पैकेटों को डाक तार जो महापाल है उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री होने के संदेह पर तुरंत रोका जा सकता था या उस जो डाक है उसे खोला भी जा सकता था चेक करने के लिए। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों को 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भी तय कर दी गई। नेक्स्ट वन इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आपातकाल या लोक सुरक्षा के हित में फ़ोन संदेश को प्रतिबंधित करने और उसे टेप करने और उसकी निगरानी का अधिकार हासिल है। यह 1885 में पास हुआ। इसके तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न जैसी किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में गवर्नमेंट
इनमें से किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकती थी। नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908। इस अधिनियम का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अधिनियम द्वारा दंड नायकों को यह अधिकार दिया गया कि वे ऐसे किसी समाचार पत्र की संपत्ति या मुद्रणालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो। अगला है इंडियन प्रेस एक्ट 1910, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड लिटन के 1878 के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण, जमानत मांग सकती थी, रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी। इस सिक्योरिटी की न्यूनतम राशि 500 रुपये और अधिकतम राशि 2000 रुपये तय की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने और रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये मांगने का अधिकार भी प्रदान किया गया। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो उसका पंजीकरण रद्द कर उसकी सभी संपत्तियों और उसके जो मुद्रणालय है और जो प्रेस है उसको जब्त करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया। नेक्स्ट वन इज इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में लागू किया गया। पत्र और पत्रकार का यह दायित्व है कि वह देश की अखंडता, प्रभुसत्ता और एकता को कायम रखने की दिशा में अपना रचनात्मक योगदान दे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रेस को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की दृष्टि से यह कानून बनाया गया। शासकीय गोपनीयता के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जासूसी अथवा गुप्तचरी से संबंध धारा 3, तो दूसरा सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता से संबंधित धारा 5। धारा 5 के अंतर्गत सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। प्रेस इसी धारा से सबसे अधिक प्रभावित होती है। इसमें गोपनीयता का दायरा काफ़ी व्यापक है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में दंड का भागी हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दृष्टि से जिन स्थानों को निषिद्ध घोषित किया गया है वहाँ पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश करना, उसके संदर्भ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार की जानकारी शत्रु पक्ष को देना। जो निषिद्ध स्थान है वहाँ जाकर वहाँ के स्केच, प्लान, मॉडल, फोटो बिना पूर्व अनुमति के नहीं लिए जा सकते, कहीं प्रकाशित नहीं किए जा सकते जिससे कि शत्रु पक्ष को किसी भी प्रकार की जानकारी मिले। भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता, अखंडता और सार्वभौमिकता के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने के प्रयास इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हैं। विदेशी एजेंटों से संपर्क या संपर्क का प्रयास जिससे राष्ट्रीय हितों पर आंच आती हो, इसमें दंड के प्रावधान के अंतर्गत आता है। सरकारी मोहरों, चित्रों, गुप्त योजनाओं आदि को अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना भी इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आता है। सेना के तीनों अंगों थल, नौर, वायुसेना अथवा किसी सरकारी अधिकारी को निर्धारित वेशभूषा बिना कानूनी अधिकार के पहनना और उससे मिलती जुलती वेशभूषा पहनकर स्वयं को अधिकृत अधिकारी सिद्ध करने का प्रयास करना भी दंडनीय है। और भी ऐसे बहुत सारे जो इस तरह के नियम इसमें लागू किए गए और इस तरह इस कानून में 3 से 14 साल तक जेल की सज़ा अथवा जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर संदिग्ध स्थान पर छापा मारकर सिचुएशन की जांच की जा सकती है तथा वहां उपस्थित व्यक्तियों की तलाशी ली जा सकती है और उपलब्ध दस्तावेज आदि भी जब्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन अधिकार अधिनियम 1931। लॉर्ड विलिंगटन अप्रैल 1931 को भारत के नए वायसराय बने। वे राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को लंदन से आते ही गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हुए भारतीय प्रेस अधिनियम जारी किया गया।
भारतीय समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की उस समय खुलकर आलोचना की। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारियां तथा सरकार द्वारा जनता पर लाठीचार्ज के समाचारों को व्यापक रूप से भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। ऐसे एटमॉस्फेयर में सितंबर 1931 में भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन अधिकार अधिनियम 1931 स्वीकृत हुआ। 1932 में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे व्यापक बना दिया गया। इसी तो पहले स्थायी कानून बनाया गया, लेकिन सन 1935 में इसे स्थायी कर दिया गया। जिन बातों को इस एक्ट के अंतर्गत छापना या प्रकाशित करना अपराध बताया गया वे इस प्रकार थे। सबसे पहले हत्या या अन्य कोई संगीन अपराध जिसमें हिंसा की गई हो या ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। दूसरा, किसी अपराध या कथित अपराधी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करना। तीसरा, किसी सैनिक या पुलिस कर्मचारी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति निष्ठा छोड़ने या कर्तव्य निर्वाह करने से विचलित करना। किसी व्यक्ति को जमानत देने से रोकना, भयभीत करना और परेशान करना। किसी व्यक्ति को न्याय प्रशासन में या कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में बाधा डालने के लिए सरकार को टैक्स या कोई अन्य शुल्क ना देने के लिए प्रोत्साहित करना और उकसाना। ऐसे समाचार जो विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता घृणा की भावना को बढ़ाते हों वो प्रकाशित करने बिल्कुल ही बैन कर दिए गए। सन 1931 के इस अधिनियम के अधीन ब्रिटिश सरकार ने अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिनमें प्रमुख रूप से थे बॉम्बे क्रॉनिकल, आनंद बाजार पत्रिका और फ्री प्रेस जर्नल। नेक्स्ट वन इज द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट 1951, समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने के बाद सन 1951 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन किया और फिर समाचार पत्र ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट पारित किया। यह अधिनियम उन सभी समाचार पत्र संबंधी अधिनियमों से अधिक व्यापक था जो उस दिन तक पारित हुए थे। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को समाचार पत्रों तथा जो प्रिंटिंग हाउस हैं उनके द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। समाचार पत्रों के पीड़ित प्रकाशक तथा जो प्रिंटिंग हाउस हैं उनके ओनर्स को जूरी द्वारा न्याय मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। दोस्तों, नेक्स्ट वन इज डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954, पुस्तक और समाचार पत्र सार्वजनिक पुस्तकालय प्रदान अधिनियम 1954। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रकाशक अन्य पुस्तकों और समाचार पत्रों की एक प्रति भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक पुस्तकालय को निःशुल्क और अपने खर्चे पर उपलब्ध कराए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। प्रत्येक प्रकाशक को अपनी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं की एक प्रति कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय को तथा 3 अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय को देना कंपलसरी कर दिया गया। धारा 3 के अंतर्गत प्रकाशक को पुस्तक प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर उसकी कॉपी भेजना अनिवार्य होगा। ये पुस्तकें वैसी ही होनी चाहिए जैसी प्रकाशक के द्वारा बिक्री के लिए जारी की गई हैं। दोस्तों, अगला एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, औषधि और जादूगरी उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954। भारत की अशिक्षित, धर्मभीरू और भोली भाली जनता को अवैध, अश्लील, अनुचित और चित्ताकर्षक किंतु आपत्तिजनक विज्ञापनों के संभावित खतरों या षड्यंत्रों से बचाने के लिए यह एक्ट बनाया गया। इसमें कई तरह के विज्ञापनों का प्रकाशन इस कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाया गया। प्रथम बार इसकी धाराओं का उल्लंघन करने पर 6 महीने की कैद, जुर्माना और दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसके बाद पुनः उल्लंघन करने पर 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। इसके तहत महिलाओं के गर्भपात, गर्भधारण का आश्वासन देने वाली औषधियाँ, मनुष्य में यौन शक्ति की वृद्धि का आश्वासन देने वाली औषधियाँ, पागलपन, कोढ़, नपुंसकता, मिर्गी आदि 54 रोगों के उपचार की घोषणा करने वाली औषधियाँ, मंत्र, गंडा, ताबीज, कवच आदि तांत्रिक मांत्रिक साधकों की जादुई चमत्कारी तरीकों से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच, निदान और आराम या रोकथाम का आश्वासन देने के लिए भी उनको रोकने के लिए यह एक्ट लागू किया गया। ऐसे विज्ञापन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भ्रमित या गुमराह करे तथा औषधि के स्वरूप को गलत
तरीके में प्रस्तुत करें तो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन में विज्ञापनदाता तो उत्तरदायी होता ही है, साथ ही विज्ञापन प्रकाशित करने वाले प्रकाशक एवं मुद्रक को भी इसका उत्तरदायी माना जाता है। दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख मीडिया कानून 1799 से लेकर 1954 तक। इस लेक्चर से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सीक्वेंस के आधार पर इन्हें डिस्क्राइब कर सकूं। फिर भी इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करिए, मेल करिए। मेरी हमेशा की तरह कोशिश होगी कि मैं अपने अनुभव के आधार पर उनका रिप्लाई कर सकूं। और जर्नलिज्म से रिलेटेड ऐसे ही इम्पोर्टेंट विषयों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, रचनात्मक बने रहें। नमस्कार।